तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों मौर्य काल का हम लोगों ने लेक्चर देख लिया था और मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। तो आज हम लोग उसके बाद का वंश देखेंगे जो कि है शुंग वंश, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कण्व वंश। ये दोनों ही ब्राह्मण वंशी शासक थे, ब्राह्मण वंशी राजा थे। इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो नेक्स्ट राजवंश आता है वो आता है शुंग वंश। ठीक है ना, कौन सा आता है? शुंग वंश आता है। तो आइए शुंग वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है ना, अगर कोई पूछे कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग था इसका शुंग वंश का संस्थापक। यह पहला ब्राह्मण साम्राज्य था। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये भी है कि यह पहला ब्राह्मण साम्राज्य था। ठीक है ना, इसके पहले हमें ब्राह्मण साम्राज्य देखने को नहीं मिलता है। और इसने 112 वर्षों तक शासन किया। ठीक है ना, पहला ब्राह्मण साम्राज्य था और टोटल शासन इतने कितने किया? 112 वर्षों तक इसने भारत पर शासन किया। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, ठीक है ना, मौर्य वंशों का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है ना, जो मौर्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र संघ की जो उपाधि की बात किया जाएगा तो सेनानी था वो, बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। ठीक है ना, जिसकी इन्होंने हत्या किया मौर्य शासक जो था उसमें ये क्या था? उसमें एक सेनानी था, सेना नायक था। ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग जो है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुष्यमित्र सिंह के काल में ही यवनों ने, जिसको डेमेट्रियस ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया है। ठीक है ना, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और इसमें पुष्यमित्र सिंह की क्या हुई? पुष्यमित्र सिंह की इसमें जीत होती है और यवन कहीं ना कहीं इसमें हार जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। कितने अश्वमेध? 2 अश्वमेधों का आयोजन करता है ये। और इसमें इसके जो पुरोहित थे, ये पुजारी थे, वो कौन थे? वो थे पतंजलि। ठीक है ना, इसमें पतंजलि जो थे वो इसके पुरोहित थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। पुष्यमित्र ने 2 बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की क्या करवाया? हत्या करवाया। क्योंकि ये ब्राह्मण समुदाय से था तो ये बौद्धों को पसंद नहीं करता था। वो एरा ही, वो दौर ही ऐसा था कि बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में जो है तनातनी या कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि नंबर 1 की पोजीशन पे कौन होगा। तो पुष्यमित्र संघ ने क्या किया था? बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की क्या करवाई थी? हत्या करवाई थी। और इसने तकरीबन 84,000 बौद्ध स्तूपों विहारों को क्या करवाया था? नष्ट करवा दिया था। बहुत बड़ी संख्या में 84,000 बौद्ध विहार स्तूपों की संख्या को क्या करवाया था? इसने नष्ट करवा दिया था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुष्यमित्र संघ की मृत्यु 148 ईसा पूर्व में हो गई, जिसके बाद उसका जो पुत्र होता है, ठीक है ना, पुष्यमित्र सिंह का पुत्र कौन होता है? अग्निमित्र। ठीक है ना, अग्निमित्र जो है वो शुंग वंश का राजा बनता है। ठीक है, और उसने 8 वर्षों अर्थात 140 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है ना, पुष्यमित्र सिंह के बाद उसका जो पुत्र होता है अग्निमित्र, वो गद्दी पर बैठता है और वह सिर्फ जो है 8 वर्षों तक ही शासन करता है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अग्निमित्र ही कालिदास के प्रसिद्ध नाटक जो है मालविकाग्निमित्रम का नायक है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, ये मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है उसका नायक कौन होगा? उसका नायक है अग्निमित्र। ठीक है ना, जो कि यह शुंग वंश का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के काल में विदिशा का शासक था। ठीक है ना, कहाँ का शासक था? यह विदिशा का शासक था। विदिशा का महत्व इस समय बढ़ गया और बाद में इसको क्या बनाया गया? बाद में इसको जो है अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि पतंजलि शुंगों के दरबार में रहते थे और मनुस्मृति का संकलन इसी के काल में हुआ था। मनुस्मृति का विरोध हम आज भी देखते हैं, कहीं न कहीं मनुस्मृति बहुत चर्चा में रहती है। तो पतंजलि शुंगों के दरबार में रहते थे और मनुस्मृति जो पुस्तक लिखी गई थी वो इसी समय लिखी गई थी, यानी शुंगों के काल में ही लिखी गई थी। वसुमित्र अग्निमित्र के बाद का शासक हुआ। ठीक है ना, अग्निमित्र के बाद का शासक कौन होता है?
तो वसुमित्र होता है, और उसने यवनों को पराजित किया और वह पुष्यमित्र संघ के शासन काल में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का क्या था, राज्यपाल था। उत्तरी पश्चिमी यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर का क्या था, ये एक राज्यपाल था, क्योंकि ज्यादातर आक्रमण जो है इसी रास्ते हुआ करते थे। चलिए अब अंतिम पॉइंट देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुंग वंश का अंतिम जो शासक था वो अंतिम शासक हुआ देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, देवभूति, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी छोटा सा राजवंश है, इसके बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कण्व वंश, ठीक है ना। कण्व वंश देखते हैं, ये भी ब्राह्मण वंश ही थे, जिस प्रकार शुंग वंश ब्राह्मण वंश था उस प्रकार कण्व वंश भी जो है ब्राह्मण ही थे। चलिए आइए इसमें पॉइंट देखते हैं कि कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया, ठीक है ना। कण्व वंश की जो स्थापना किया उसको वासुदेव ने किया, और शुंगों की तरह ये भी क्या थे, ब्राह्मण ही थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसका जो अमात्य था जिसका नाम था वासुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली, ठीक है ना। तो जो वासुदेव था वो कहीं न कहीं शुंग वंश में क्या था, एक अमात्य, एक अधिकारी के रूप में काम करता था, और उसके अंतिम शासक की हत्या करके इसने कण्व वंश की नींव डाली थी। चलिए कण्व वंश के कुल 4 शासकों ने लगभग 43 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। 4 शासक मिलकर 43 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो अंतिम शासक था सुशर्मा, ठीक है ना। अंतिम शासक था इसका सुशर्मा। और कर्ण राजवंश ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे, तथा इस वंश के अंतिम शासक की हत्या आंध्र जाति शासक का क्या नाम था, शिमुख। आंध्र जाति शासक शिमुख ने किया, और कहीं न कहीं कर्ण वंश जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह आज का ये लेक्चर ये यहीं समाप्त होता है, और ये 2 वंश थे, शुंग वंश और कण्व वंश, तो आज ये समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो जाने से पहले तुरंत आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे लेक्चर आपको समय समय पर मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।